हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम 21 चैप्टर कर रहे थे। ये आपका सब्जेक्ट है हिंदी भाषा, इतिहास और वर्तमान। ठीक है, ये आपका इग्नू बीए का है। इसका कोड है BHD 106 या फिर EHD 06। ठीक है, ये दोनों एक ही सब्जेक्ट है, ये कोड अलग अलग है और सब्जेक्ट एक ही है। और एग्जाम में आपको ऐसे ही दोनों कोड में क्वेश्चन पेपर पे आपको लिखे मिलेंगे। ये लास्ट 10 ईयर के जितने भी क्वेश्चन है पूछे गए हैं वो सभी हम आपको करा रहे हैं। तो 21 चैप्टर के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आज हम करेंगे। इस चैप्टर का नाम आपके है शिक्षा माध्यम के रूप में हिंदी। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन हम कर लेते हैं। आज ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, यहाँ से क्वेश्चन थर्ड आज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हिंदी भाषा शिक्षा का माध्यम क्यों होनी चाहिए। ठीक है, तर्क संगत उत्तर दीजिए। आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा शिक्षा का माध्यम क्यों होनी चाहिए तो आपको उसके बारे में बताना है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विस्तार से लिखिए। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे कैसे ही पूछे जा सकते हैं, तो आपको आंसर यही देना है। ठीक है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विस्तार से लिखिए। ठीक है, ऐसा कुछ भी पूछे तो आपको यही आंसर देना है। शिक्षा के माध्यम के मायने किसी भाषा विशेष का शिक्षा में इस्तेमाल मात्र नहीं है, बल्कि उस समाज और राष्ट्र के विकास में उस भाषा की व्यापक भूमिका होती है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, अब आप इसी तरह से हेडिंग डालेंगे, हाईलाइट करके आप लिखेंगे अच्छे से हेडिंग कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में आधुनिक शिक्षा का आरंभ और विकास ब्रिटिश शासन व्यवस्था के विस्तार, समाज में उत्पादन संबंधों के बदलाव, राजनीतिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया और आधुनिक भारतीय नवजागरण की पृष्ठभूमि में हुआ है। ठीक है, आप इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, छोटा से आप याद कर लेंगे। दूसरी हेडिंग आप डालेंगे ब्रिटिश शासन से पूर्व शिक्षा। ठीक है, दूसरी हेडिंग में आपको डालना है ब्रिटिश शासन से पूर्व शिक्षा। ब्रिटिश शासन से पहले भारत में जनसाधारण की शिक्षा के लिए गांवों और नगरों में स्थानीय पाठशालाएं और मदरसे थे। ठीक है, मदरसे के बारे में आप जानते होंगे। ये स्थानीय विद्यालय छात्रों के जीवन के लिए उपयोगी आरंभिक शिक्षा प्रदान करते थे। ठीक है, स्टार्टिंग एजुकेशन बच्चों को यहीं से मिला करती थी पहले, जिसमें गणित, भाषा और संस्कृत आदि के ज्ञान से परिचित कराया जाता था। इस आधारित शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषाएं यानी हिंदी, मराठी, बंगला आदि होती थी। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग शिक्षा थी बच्चों की वो उनकी मातृभाषा में कराई जाती थी, उनकी स्थानीय भाषाओं में उन्हें शिक्षित किया जाता था। वो वहाँ जहाँ पर भी वो रहते हैं वहाँ की जो भी लैंग्वेज है उसमें उन्हें पढ़ाया जाता था, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो या बंगला आदि जो भी हो। उच्च ज्ञान की व्यवस्था संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं के माध्यम से थी। ठीक है, जब बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे तो उसकी व्यवस्था वो संस्कृत थी। संस्कृत, अरबी, फारसी और के माध्यम से उन्हें उच्च शिक्षा दी जाती थी। छात्र दर्शन, ज्योतिष और न्याय आदि इन्हीं भाषाओं के माध्यम से पढ़ते थे। पंडितों, मुंशियों और मालवियों की इस शिक्षा व्यवस्था में पर्याप्त अहम भूमिका थी। नेक्स्ट हेडिंग है ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा। ठीक है, जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश शासन था, तो उस दौरान शिक्षा किस तरह से थी। भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रारंभ का श्रेय 3 श्रेणियों के लोगों को दिया जाता है।
ठीक है। भारत में जो आधुनिक शिक्षा स्टार्ट हुई है उसकी स्टार्टिंग का श्रेय 3 लोगों को दिया जाता है, 3 श्रेणियों के लोगों को दिया जाता है। पहला है ईसाई मिशनरी, ठीक है, हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, ईसाई मिशनरी। दूसरा है ब्रिटिश सरकार, ठीक है, और तीसरा प्रगतिशील भारतीय, ठीक है। इन 3 श्रेणियों में ये जो 3 श्रेणियों के लोग हैं इनको इसका श्रेय दिया जाता है आधुनिक शिक्षा का, ठीक है। इनमें से पहली श्रेणी के लोगों का उद्देश्य विशुद्ध रूप से धर्म प्रचार था, ठीक है। पहला जो इनका था, जो पहली श्रेणी में आते हैं ईसाई मिशनरी, ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य विशुद्ध रूप से धर्म प्रचार करना था, ठीक है। दूसरी श्रेणी का उद्देश्य शासन के लिए उपयुक्त कर्मचारी जुटाना था, ठीक है। ब्रिटिश शासन का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि ये शासन के लिए उपयुक्त कर्मचारियों को इकट्ठा करें। लेकिन तीसरी श्रेणी के लोग वे लोग थे जिन्हें भारतीय जनता की उन्नति में दिलचस्पी थी, ठीक है। तीसरी श्रेणी के लोग कौन थे? वो लोग थे जो कि भारतीयों की उन्नति चाहते थे, जो कि भारतीय जनता की उन्नति चाहते थे, और वे भारतीय समाज को दुनिया भर के नए ज्ञान से जोड़ना चाहते थे। इन तीनों वर्गों के लोगों के सम्मिलित प्रयासों से शिक्षा का आधुनिक ढांचा शुरू हुआ व इसका विकास हुआ। व्यापार के उद्देश्य से आए अंग्रेजों के अलावा ईसाई मिशनरी लोग यहाँ धर्म प्रचार के उद्देश्य से आए थे, ठीक है। अंग्रेजों का उद्देश्य तो क्या था? अंग्रेजों का उद्देश्य था कि उन्हें अच्छे कर्मचारी मिल सके, उनकी शिक्षा का उद्देश्य ये था। लेकिन जो ईसाई मिशनरी के लोग थे ये धर्म प्रचार के उद्देश्य से आए थे। धर्म प्रचार कार्य को व्यवहारिक रूप देने के लिए इनको शैक्षिक तंत्र का विकास करना पड़ा, ठीक है। ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें, इसलिए इनको भी शिक्षा की आवश्यकता हुई। ये लोग भली भांति समझ गए कि इस व्यापक देश में धर्म प्रचार यहाँ की भाषाओं के माध्यम से ही संभव है, ठीक है। जो ईसाई मिशनरी के लोग थे वो अच्छी तरह से इस चीज को जान गए थे कि वो धर्म का जो अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो तभी संभव है जब वो लोगों को शिक्षित कर सकें, या फिर भाषाओं के माध्यम से, जो भी यहाँ की भाषा है उसके माध्यम से ही उनके धर्म का प्रचार प्रसार संभव होगा। और इन भाषाओं में भी हिंदी ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से बहुत बड़े जन समुदाय से संपर्क संभव है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी सभी जानते हैं, तो हिंदी ही उनको ऐसी भाषा लगी जिससे कि यहाँ ये सभी से अपना संपर्क कर सकते हैं। अतः इन्होंने बाइबल तथा अन्य धार्मिक साहित्य का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया। उन्होंने मिशनरी स्कूलों के लिए पाठ्य सामग्री तैयार कराने की व्यवस्था की। सरकार द्वारा प्रकाशित प्रस्ताव में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का भारत में प्रसार करना है। साथ ही यह भी कहा गया कि शिक्षा के लिए उपलब्ध यह सारी राशि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से देशज आबादी को अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान की शिक्षा देने में खर्च की जाए। सैयद नूरुल्लाह एवं जेपी नायक ए हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। ये जो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडिया में लेकर आए हैं। इस नीति के अंतर्गत देश भर में अंग्रेजी स्कूल खोले गए, ठीक है। पूरे देश में अंग्रेजी स्कूल खोले गए। कंपनी सरकार की इस शिक्षा नीति में गांव की पाठशालाओं तथा मदरसों की पूरी तरह से अवहेलना की गई, ठीक है। गांव में जो पाठशालाएं थी और मदरसे थे उनकी पूरी तरह से इन्होंने ब्रिटिश शासन ने इसकी अवहेलना की।
इस तरह जन सामान्य की प्राथमिक शिक्षा का मार्ग धीरे धीरे रोक दिया गया। ठीक है, जो जन सामान्य की स्टार्टिंग एजुकेशन थी बच्चों की, उसको धीरे धीरे करके रोक दिया गया। एक और तो अंग्रेजी शिक्षा रोजगार से जुड़ जाने के कारण समाज के साधन संपन्न वर्ग को आकृष्ट करने लगी। दूसरी ओर आर्थिक साधनों के अभाव में पाठशालाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी और 19वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते इस देश में देसी विद्यालयों की व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई। आम जनता के साक्षर होने और सांस्कृतिक विकास का मार्ग पूर्णतया अवरुद्ध हो गया। ठीक है, जो आम जनता थी उसके विकास का और उनके पढ़ने लिखने का, उनके सांस्कृतिक विकास का मार्ग पूरी तरह से रोक दिया गया, क्योंकि स्थानीय जो स्कूल थे, पाठशालाएं थी, मदरसे थे, उन्हें रोक दिया गया और लोग जो थोड़े से अच्छे वर्ग के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, वो अंग्रेजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने लगे, क्योंकि उन्हें एक अच्छे नौकरी की तलाश की वजह से कि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी। तो कुछ जो नीचे तबके के लोग थे वो बेरोजगारी उनकी बढ़ने लगी और वो अशिक्षित होने लगे इन सारी नीतियों के कारण। भाषा के माध्यम संबंधी इस बिंदु पर टैगोर, गांधी, तिलक, रनाडे, केशव चंद्र सेन आदि के बीच सहमति थी और भारतीय भाषाओं के लिए लड़ाई स्वाधीनता की लड़ाई का अनिवार्य अंग थी। ठीक है, इन लोगों ने, जो हमारे यहाँ टैगोर थे, ठीक है, आप जानते होंगे इन सबका नाम, टैगोर, गांधी, तिलक, रनाडे और केशव चंद्र ने इसलिए इन्होंने भारतीय भाषाओं को लेकर अपनी एक मुहिम छेड़ दी। 1854 में वुड्स एजुकेशन डिस्पैच एजुकेशन आया, यहाँ पे कुछ नीतियां आई। इसे भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इन जो शिक्षा के लिए 1854 में जो वुड्स एजुकेशन और डिस्पैच आया, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे भारत में शिक्षा की मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भारत में आधुनिक शिक्षा को शुरू करने का श्रेय इसी को जाता है। ठीक है, आधुनिक शिक्षा जो भारत में आई है उसका श्रेय इसी को दिया जाता है। शिक्षा के औपनिवेशिक उद्देश्यों का केंद्र में रखते हुए, तो शिक्षा जो थी, शिक्षा को औपनिवेशिक उद्देश्य के केंद्र में रखते हुए भी इसमें जन साधारण तथा स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था का दायित्व सरकार को सौंपा गया। इस तरह अधोमुखी संतरण या निष्पन्न सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया था। शिक्षा के माध्यम के बारे में डिस्पैच का निर्णय था कि कॉलेज स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग हो। ठीक है, पहला दिन का था कि कॉलेज स्तर पे जो भी शिक्षा बच्चों को दी जाए वो अंग्रेजी में दी जाए। ठीक है, दूसरा इनका था कि माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं दोनों के माध्यम से हो। ठीक है, दूसरा इनका था कि जो माध्यमिक शिक्षा है बच्चों की वो अंग्रेजी में भी हो और भारतीय भाषाओं में भी दी जाए। ठीक है, दोनों भाषाओं में। थर्ड इन्होंने कहा है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, इनका ये भी कहना था। तीसरे पॉइंट में इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी भारतीय भाषाएं हैं उन्हें भी प्रोत्साहन देने की इन्होंने बात की है, जिससे कालांतर में वे उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त हो सके। लेकिन शिक्षाविदों की ऐसी अपेक्षा थी कि पहले दोनों निर्णयों का भली भांति कार्यान्वयन नहीं हुआ था। ठीक है, पहले इन दोनों निर्णयों को अच्छी तरह से नहीं समझा गया था। तो ये आप तीनों पॉइंट इनके याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट करके एग्जाम में लिखेंगे तीनों पॉइंट कि इन्होंने क्या क्या कहा है। ठीक है, जो डिस्पैच कमीशन आया था, इन्होंने क्या क्या निर्णय दिए हैं, तीनों पॉइंट आप इनके याद रखेंगे। थर्ड पॉइंट आपका है शिक्षा और
जन सामान्य। ठीक है, हेडिंग आप ऐसी डालेंगे अच्छे से हाईलाइट करके, शिक्षा और जन सामान्य। हिंदी माध्यम के सवाल जन सामान्य के विकास से व्यापक रूप से जुड़ा है। ब्रिटिश सरकार अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा द्वारा अपने लिए उपयुक्त योग्य कर्मचारियों को प्राप्त करना चाहती थी। ठीक है, अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था? लोगों को शिक्षित करने का। ये चाहते थे कि लोगों को शिक्षित इंग्लिश में करें, अंग्रेजी में करें, ताकि इन्हें अच्छे कर्मचारी मिल सके, काम करने वाले अच्छे लोग मिल सके, पढ़े लिखे। किंतु किस प्रकार भारतीय जन के विकास के लिए चिंतित लोग भारतीय भाषाओं के शिक्षा के माध्यम की मांग कर रहे थे। लेकिन ऐसे लोग भी थे जिन्हें अपने देश की चिंता थी, तो वो भारतीय भाषाओं में शिक्षा की भी मांग कर रहे थे, और इसी मांग के परिणाम स्वरूप भारतीय भाषाओं को माध्यमिक शिक्षा स्तर पर माध्यम के रूप में अपनाने का प्रावधान किया गया था। बच्चा जिस भाषा के परिवेश में बड़ा होता है, वही यदि उसकी शिक्षा की भाषा हो तो सहज ही वह उसके लिए संप्रेषणीय होता है। ठीक है, इस बात को आप भी समझते होंगे। अगर कोई बात हमें हमारी भाषा में बताई जाती है तो हम जल्दी उसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसे अपने ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं। हम उस भाषा का इस्तेमाल करके कहीं पर भी कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हमारा सारा ध्यान भाषा को समझने में चला जाएगा और हम चीजें नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, उसके जीवन, व्यवहार और शिक्षा में एक स्वाभाविक संबंध स्थापित होता है, जो आगे चलकर उसके विचार, प्रभाव और चिंतन को विकसित करता है। फिर भारत जैसे देश में तो आजादी के 6 दशक बाद भी निरक्षरता, गरीबी और पिछड़ापन है। ठीक है, भारत आजादी के इतने सालों बाद भी भारत में बहुत गरीबी भी है, पिछड़ापन भी है, और यहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग भी या निरक्षर लोग भी हैं, साक्षरता की कमी है। इस स्थिति से उबरने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे कि हम लोगों को गरीबी से, अशिक्षा से और बहुत सारी चीजों से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा ही एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे कि व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन जब तक शिक्षा लोगों के उनकी अपनी भाषा में नहीं दी जाएगी, तब तक यह वर्ग जो पहले ही काफी वंचित है, मुख्य धारा में नहीं आ सकता। मुख्य धारा में लाने का प्रयास तभी सफल हो सकता है जब सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम एक ही हो। ठीक है, जब सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम एक ही होगा, तभी सभी को मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। माध्यमिक स्तर पर एक माध्यम में शिक्षा पाने के बाद यदि विश्वविद्यालय स्तर पर अथवा तकनीकी शिक्षा के स्तर पर छात्र को अंग्रेजी माध्यम अपनाना पड़े तो उसकी समस्या कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, अगर बच्चे ने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो अपनी भाषा में सीखी है, लेकिन जब वो आगे की पढ़ाई करता है, विश्वविद्यालय में जाता है या कोई तकनीकी सीखना चाहता है, और फिर वहां पर अगर उसे अंग्रेजी माध्यम को अपनाना पड़ता है तो उसकी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसे भाषा का ज्ञान नहीं है और उसका सारा ध्यान भाषा को सीखने और समझने में लग जाता है और वो चीजों को ठीक से नहीं समझ और सीख पाता है। प्रतिभाशाली छात्र भी एक तरह से भाषिक संघर्ष की स्थिति से जूझने को मजबूर हो जाता है। ठीक है, कितना भी प्रतिभाशाली बच्चा हो, लेकिन उसे अगर भाषा की समस्या आएगी तो उसकी परेशानी बढ़ जाएगी। माध्यमिक स्तर तक उसने जो शब्दावली सीखी है वही अपर्याप्त और
अनावश्यक लगने लगती है। जो कुछ भी उसने सीखा है वही उसे बेकार लगने लगता है। ठीक है, पारिभाषिक शब्दों को उसे नए सिरे से सीखना पड़ता है और मस्तिष्क में मौजूद अर्थ से उसका नए ढंग से तालमेल स्थापित करना पड़ता है। व्याकरण स्तर पर भी उसे विशिष्ट सतर्कता अपनानी पड़ती है। अब तक प्राप्त भाषिक सहजता उसके लिए अपर्याप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, अब तक प्रयुक्त होने वाली भाषा ही उसके सीखने की भाषा होती है और उसे सोचने की भाषा से अभिव्यक्ति की भाषा में निरंतर अनुवाद करना पड़ता है। इस तरह विषय के ज्ञान के उपयोग में हो सकने वाली शक्ति को भाषा के ज्ञान में लगाना पड़ता है। ठीक है, उस शक्ति को, उस समझ को जो वो किसी विषय को सीखने के लिए वो लगाता, और जब उसे भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो वो भाषा को समझने में वो अपनी सारी क्षमता, सारी शक्ति लगा देगा और उसी विषय का ज्ञान ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक है, सुविधाओं से वंचित छात्र जिन्हें अंग्रेजी भाषा का पर्याप्त अधिकार नहीं है, इस दौर में हमेशा के लिए पिछड़ जाते हैं। ठीक है, जो बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित हैं, जिन्हें अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, वे इस दौर में हमेशा के लिए पीछे रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह शिक्षा लगातार हिंदी में ही अथवा छात्र की अपनी भाषा में ही हो तो छात्र ऐसी कठिनाइयों से बच सकते हैं। ठीक है, अगर उन्हें आगे की शिक्षा भी, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा भी उनकी अपनी भाषा या हिंदी में दी जाए तो वो इन समस्याओं से बच जाते हैं और वो अच्छे से विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर यदि विज्ञान तथा तकनीकी और प्रौद्योगिकी शिक्षा की भाषा हिंदी हो तो विज्ञान का लाभ जन जन तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। कई तरह के पिछड़ेपन और अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। साथ ही समाज के कारीगर वर्ग, शिल्पकार वर्ग, कृषक वर्ग तथा उच्च शिक्षित तकनीकी वर्ग में बेहतर संपर्क स्थापित हो सकता है। यदि हिंदी व्यापक शैक्षिक संपर्क की भाषा होती है तो स्वाभाविक कृषक वर्ग तथा उच्च शिक्षित तकनीकी वर्ग में बेहतर संपर्क स्थापित हो सकता है। यदि हिंदी व्यापक शैक्षिक संपर्क की भाषा होती है तो स्वाभाविक है कि अन्य भारतीय भाषाओं का भी माध्यम के रूप में अधिक प्रयोग होगा। ठीक है, अगर हिंदी को या फिर जो भी मदर टंग है उसे अगर उच्च शिक्षा की भाषा बनाया जाए तो बच्चे बेहतर तरीके से समझ और सीख पाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है इसमें, शिक्षा माध्यम और राजभाषा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे शिक्षा माध्यम और राजभाषा। शिक्षा के माध्यम का राजभाषा से बड़ा ही सहज संबंध होता है। ठीक है, शिक्षा के माध्यम का जो राजभाषा से है वो बहुत ही सहज संबंध होता है। व्यक्ति जिस भाषा के माध्यम से पढ़ता है अपने व्यवसाय के दौरान उसी माध्यम से वह बड़ी कुशलता से काम कर सकता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक जरूरतों की पूर्ति की दृष्टि से ही की थी। ठीक है, मैकाले जो थे वो इंग्लिश से अंग्रेजी शिक्षा को लेकर आए थे क्योंकि उन्हें उस टाइम लगा कि ब्रिटिश सरकार की जो प्रशासनिक जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने की दृष्टि से वो अंग्रेजी शिक्षा को लेकर आए थे। आजादी के बाद हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, हिंदी को आजादी के बाद संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया और राजभाषा स्वीकार किए जाने पर यह जरूरत पड़ी कि केंद्र सरकार और उसके स्वामित्व अथवा नियंत्रण प्रणाली संस्थाओं का प्रशासनिक कार्य हिंदी में ही हो, क्योंकि स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात भी प्रशासन का वही ढांचा
कायम रखा गया जो ब्रिटिश शासन से चला आ रहा था। ठीक है, जो कामकाज जिस तरह से ब्रिटिश शासन के दौरान चल रहा था उसी तरह से वो चलता रहा आजादी के बाद भी, इसलिए हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के लिए सरकार को केंद्रीय हिंदी निदेशालय, हिंदी शिक्षण योजना, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान जैसे विभागों और कार्यालयों की स्थापना करनी पड़ी, जो अंग्रेजी में चली आ रही कामकाज की प्रक्रिया को हिंदी में परिवर्तित करने के लिए प्रशासनिक, साहित्य तथा हिंदी में काम करने में सक्षम कर्मचारी उपलब्ध करा सके। ठीक है, हिंदी के प्रयोग को वास्तव में प्रभावी और सक्षम बनाने में हिंदी माध्यम से शिक्षा की भूमिका सर्वाधिक कारगर भूमिका हो सकती है। इस प्रकार शिक्षा प्राप्त लोगों द्वारा प्रशासनिक कार्य हिंदी में करने की परंपरा स्वतः स्थापित हो जाएगी और शब्दावली, अनुवाद, कठिन भाषा आदि जैसी समस्याओं का खुद व खुद समाधान हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्रों में जब हिंदी भाषा का व्यापक प्रचलन हो जाएगा तो निजी क्षेत्रों में भी सुगमता से संभव हो सकता है। शिक्षा में हिंदी माध्यम के द्वारा प्रशासनिक, व्यावसायिक और शैक्षणिक कार्यों में व्यापक जन समुदाय की भागीदारी से संभव हो सकता है। शिक्षा में हिंदी माध्यम के द्वारा प्रशासनिक, व्यावसायिक और शिक्षक कार्यों में व्यापक जन समुदाय की भागीदारी संभव हो सकती है। आरंभ में इस तथ्य को शासकीय स्तर पर अनुभव किया गया था, इसलिए हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली निर्माण की व्यवस्था के साथ साथ हिंदी में पाठ्य सामग्री तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 1963 के आसपास विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनुवाद और प्रकाशन कक्षों का स्थापना की थी। नेक्स्ट इसमें हेडिंग है आपकी रोजगार से जुड़ाव। ठीक है, रोजगार से जुड़ाव, ये जो भी हेडिंगे हैं आपसे सिंगल भी दो नंबर में पूछा जा सकता है, तो सिंगल आपको हेडिंग भी याद रखनी है। ये काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया है, तो आप सिंगल भी याद रखिए कि आपसे सिंगल 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि रोजगार से जुड़ाव हिंदी का क्या है, ऐसे करके। तो व्यक्ति अपनी शिक्षा प्राप्ति के बाद जो भी रोजगार करता है उससे वह कितना संतुष्ट होता है, यह ना केवल उसके स्वस्थ व्यक्तित्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि रोजगार में उसकी कार्य क्षमता और निष्पादन पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। व्यक्ति जिस लोगों के बीच काम करता है उनके साथ भाषिक निकटता निश्चित ही उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। कृषि विज्ञान, भवन निर्माण, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में उच्च अनुसंधान की भाषा और जन सामान्य की भाषा में दूरी होने पर उच्च शिक्षा प्राप्त नौजवान अपने आप को उन सहकर्मियों के उतने नजदीक नहीं पाता जितना कि वह भारतीय भाषा में शिक्षा पाने की स्थिति में अपने आप को पाता है। अतः दोनों के बीच मिलजुल कर कार्य करने का वह आत्मीय निकटता नहीं उत्पन्न हो पाती, जिससे दक्षता के उच्च मानदंड स्थापित हो सके। यह बात अन्य रोजगार क्षेत्रों में भी उतनी ही लागू होती है। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा के कारण वे चाहे फैक्ट्री मैनेजर हों या बैंक मैनेजर हों या उच्च प्रशासनिक अधिकारी
या बहुराष्ट्रीय कार्यकलाप से संबंध व्यक्ति, आम जनता अथवा अपने सामान्य शिक्षा प्राप्त सहकर्मी के एक तरह से दूरी पर अपने रहने की स्थिति में होती है। आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है जो आपके साथ आपके कलीग जानते हैं, या फिर आप उनकी और आपकी भाषा में अगर अंतर है, तो आप अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपके बीच बोल लगाओ, वो अपनापन स्थापित नहीं हो पाएगा, जो कि एक आपकी लोकल लैंग्वेज में होता है या होना चाहिए। यही नहीं, शिक्षक और छात्र के बीच भी यदि भाषिक दूरी हो तो भी यह स्थिति बनी रहती है और व्यक्ति से अपने रोजगार के प्रति एक प्रकार के परायेपन का बोध रहता है, जो राष्ट्रीय सामाजिक विकास में एक अप्रत्यक्ष बाधा के रूप में काम करता है। लेकिन यदि हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं शिक्षा और रोजगार के माध्यम के रूप में प्रचलित हों, तो इस तरह की अप्रत्यक्ष अड़चन की संभावना नहीं रहती है। अपने रोजगार में व्यक्ति अपने को पराया महसूस नहीं करता है। उसे यह महसूस नहीं होता है कि वह जिस काम के लायक है, उससे नीचे के स्तर के काम में उसे लगा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपको इसमें दिया गया है, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ाव। ठीक है, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ने के लिए हिंदी लैंग्वेज या हमारी भाषा किस तरह से सहायक है, ऐसे करके भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भाषा और संस्कृत का बड़ा ही गहरा रिश्ता होता है। जिस भाषा को हम सम्मान देते हैं, उससे जुड़ी अधिकांश चीजों के प्रति हमारे मन में अनायास ही सम्मान बोध होता है। दूसरी ओर हर भाषा को बोलने वालों की संस्कृति, आचार विचार और जीवन पद्धतियों से अभिन्न रूप से जुड़ी होती है। संस्कृति के मायने केवल रीति रिवाज, उत्सव, त्योहार या ललित कलाएं ही नहीं होती, बल्कि किसी समाज विशेष द्वारा अर्जित समस्त ज्ञान विज्ञान भी उसकी संस्कृति का ही हिस्सा होता है, जो उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा में मौजूद रहता है। प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान संस्कृति द्वारा संस्कृत भाषा में विद्यमान होता है। जितना भी भारतीय, जो हमारे देश का प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान है, वो संस्कृत भाषा में विद्यमान है। लेकिन उसके बाद आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के साथ ज्ञान की परंपरा इन भाषाओं में विकसित हुई, जो आज भी इनकी मौजूद हैं। आधुनिक शिक्षा को इस ज्ञान से जोड़ने के लिए इस भाषाओं के माध्यम से बेहतर उपयोगिता है। खास तौर से क्षेत्र में मौजूद ज्ञान यदि शिक्षा से जोड़ा जाता है, तो जन जन से देश की प्रगति में योगदान पाया जा सकता है। कृषि, बागवानी, विभिन्न प्रकार के शिल्प, लोहे, सोने, चांदी आदि धातु कर्म, चमड़े, मिट्टी, लकड़ी आदि के शिल्प संबंधी जो भी लोक प्रचलित ज्ञान है, उसे आधुनिक विज्ञान से संपर्क किया जा सकता है और राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में समाज के सभी वर्गों की सामूहिक भागीदारी हो सकती है। ऐसा होने से ना तो शिक्षा प्राप्त जन अपने आप को जन सामान्य से कुछ ज्यादा श्रेष्ठ और अलग समझेगा, और ना ही
जन सामान्य अपने को हीन संभवतः इसी बात को दृष्टि में रखते हुए प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम ने चेतावनी दी थी। यदि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के मन में यह बात समा जाती है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ तो केवल शहरी लोगों के लिए है, हमारे भाग में इन आविष्कारों का सुख कहाँ, तो यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। यह चेतावनी भारतीय समाज में विभिन्न वर्गों के बीच की दूरी को हटाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षित युवा वर्ग में राष्ट्रीय दायित्व और लगाव पैदा करने में भी शिक्षा का माध्यम भाषा अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आधुनिक शिक्षित वर्ग में यह भावना पैदा करने के लिए उसकी शिक्षा का लाभ उनके अपने देश को मिलना चाहिए, उसमें भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव तथा राष्ट्रीय दायित्व की भावना की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा और अनुसंधान आदि वे अपनी भाषा में करते हैं और उसके माध्यम से बेहतर सफलता पाते हैं, तो उसमें भाषा और देश के प्रति गौरव की भावना पैदा होती है, जो उनके अपने व्यक्तित्व को भी अधिक आत्मविश्वासपूर्ण बनाती है। जापानी, जर्मन, रूसी, फ्रांसीसी आदि उन्नत राष्ट्रों की भाषाओं में ऐसा ही हुआ है, क्योंकि वहां सभी देश के लोगों ने अपनी मातृभाषा में सभी आविष्कार किए हैं। गौर करने की बात है कि ब्रिटिश शासन की शिक्षा की नीति के अंतर्गत मैकाले तथा विलियम बेंटिक ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनका उद्देश्य शिक्षित भारतीयों का ऐसा वर्ग तैयार करना है जो तन से भारतीय हों किंतु मन से ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान हो। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा पीडीएफ लाइट हो रहा है, अब मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, समझने की प्रयास करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये जीके के उससे भी इंपॉर्टेंट लाइन है और वैसे भी ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, दोबारा मैं बता देती हूँ कि ब्रिटिश शासन की शिक्षा की नीति के अंतर्गत मैकाले तथा विलियम बेंटिक ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनका उद्देश्य शिक्षित भारतीयों का ऐसा वर्ग तैयार करना है जो तन से भारतीय हो किंतु मन से ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान हो। ठीक है, उनका कहना था कि भारतीयों को वो इसलिए तैयार कर रहे थे कि वो ऐसा ग्रुप तैयार करना चाहते थे कि वो यहाँ भारत के तो हों लेकिन वो पूरी तरह से समर्पित ब्रिटिश शासन के लिए हों। ठीक है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा का शिक्षा माध्यम के रूप में उपयोग किया था। आज स्वाधीन देश के प्रति निष्ठा और सम्मान की भावना पैदा करने के लिए भारतीय भाषाओं का उपयोग शिक्षा माध्यम के रूप में किया जाना निरंतर आवश्यक है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। ये क्वेश्चन काफी बड़ा हो गया है, लेकिन आप ये मत सोचिए बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है कि इसमें आपको ये 10 नंबर में या तो आपका आएगा या फिर इसके 3 पार्ट अलग अलग दे दिए जाएंगे। ठीक है, अलग अलग हिस्सों में जो हमने इसकी हेडिंग देखी थी तो उसमें अलग अलग हिस्से करके भी दिए जा सकते हैं, तो आप 1-2 बार वीडियो सुन लीजिएगा तो आपको अच्छे से उतनी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो बड़ा हो गया है काफी, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।